हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस नंबर 9 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इस प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको हिंदी के और 40 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के और 40 क्वेश्चन आपको जीएस को देखने को मिलेंगे, जैसा आपको एग्ज़ाम पेपर मिलता है। तो दोस्तों, यह जो है 2500 प्रश्नों की हमारी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें से हमने 800 प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और ये प्रश्नों में से काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, वह हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली टॉपिक वाइज और मिक्स क्विज होती है, जो आप सबके लिए फ्री है, तो जाके ज्वाइन ज़रूर करें। दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राम झूला का अन्य नाम क्या है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राम झूला का अन्य नाम क्या है। तो राम झूला का अन्य नाम है शिवानंद झूला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर रानी कर्णावती द्वारा नवजात खां की मुगल सेना को रोक दिया था। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो रानी कर्णावती थी, उन्होंने जो मुगल सेना थी नवजात खां की, उसको रोका था। तो कौन से स्थान पर रोका था? तो यह रोका था शिवपुरी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। दोस्तों, 100 क्वेश्चन है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर करेंगे, और जहाँ पर आपको फैक्ट बताना होगा कुछ इम्पोर्टेंट, तो वहाँ पर मैं फैक्ट बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिसवा नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि सिसवा नदी की सहायक नदी। तो सिसवा नदी की सहायक नदी है रिस्पना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है। दोस्तों, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है कि पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है। तो यह पिथौरागढ़ में बहती है, तो यह सहायक नदी है काली नदी की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे गंगा तो उत्तरकाशी से निकलती है, और जो अलकनंदा है ये भी चमोली, और यमुना है ये भी उत्तरकाशी। परंतु जो पूर्वी धौली गंगा बोला है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? काली नदी से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को धुनेरों की बस्ती कहा जाता है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धुनेरों की बस्ती किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है टिहरी को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये पूरा प्रैक्टिस सेट है 100 क्वेश्चन का। तो आपका जितना इसमें स्कोर आ रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है, निम्न में से देवप्रयाग किस पहाड़ी से नहीं घिरा है। दोस्तों, आपसे पूछा है कि देवप्रयाग किस पहाड़ी से नहीं घिरा है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रवाड़ी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम स्थल है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पूर्वी नयार है और जो पश्चिमी नयार है, इसका संगम स्थल कहाँ पर है। तो इसका संगम स्थल है सतपुली। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है सतपुली से कि यहाँ पर दनगल मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? दनगल मेला लगता है। और ये कब लगता है? ये लगता है शिवरात्रि पे। बिल्कुल ध्यान में रखना, एग्ज़ाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोदिया बगड़ में कब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में मेला लगता है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक भी है। तो यह लगता है 12 जून को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों, जो कोदिया बगड़ है, यह दूधा तोली श्रेणी में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली के सलूड़ गांव में मनाए जाने वाला रामायण उत्सव प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, आपको ये ध्यान में रखना है। जो चमोली में सलूड़ गांव में रामायण उत्सव जो मनाया जाता है, वो इस माह में लगता है। तो यह लगता है अप्रैल के माह में, बिल्कुल ध्यान में रखना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो रामायण उत्सव है, इसमें मुखौटा नृत्य किया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और यूनेस्को ने इसे
विश्व धरोहर में 2 अक्टूबर 2009 को शामिल किया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है, ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है, 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव का क्रम होगा। तो दोस्तों करंट अफेयर्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसका क्रम होगा। दोस्तों ये जो है 2022 का पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो यह होगा 5वां, 2022 में चुनाव हुए थे विधानसभा, तो वह कौन से क्रम का चुनाव था, तो वो था 5वें नंबर का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है दोस्तों, 2022 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से उत्तराखंड की अधिकतम ऊंचाई है मीटर में। तो दोस्तों आपको बताना है कि उत्तराखंड की अधिकतम ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितनी है। तो यह है लगभग 7,817 मीटर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वर्तमान में कुल कितनी न्याय पंचायतें हैं। तो दोस्तों जो वर्तमान में न्याय पंचायतें हैं उत्तराखंड में वो है 670। बिल्कुल आपको ध्यान में रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं 670। दोस्तों अभी इसको याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य ग्राम्य विकास संस्थान स्थित है। दोस्तों ध्यान से देखना, उत्तराखंड राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, तो यह है रुद्रपुर में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़ा जलाने का गंधबोधक शब्द है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ नंदा देवी मंदिर स्थित नहीं है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि इनमें से कहाँ नंदा देवी का मंदिर स्थित नहीं है। तो दोस्तों पैन खांडा में भी स्थित मंदिर है, और नौटी चांदपुर में भी है, और कुरुड़ में भी है, परंतु जो ऑप्शन ए है धनौल्टी में नंदा देवी का मंदिर नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हीरामणि नामिक ग्लेशियर स्थित है। दोस्तों काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, तो यह ग्लेशियर सबको पता होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों अल्मोड़ा के बिनसर महादेव मंदिर का जो निर्माण था वह कराया था कल्याण चंद ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानिक बुग्याल स्थित है। तो दोस्तों जो मानिक बुग्याल है यह है उत्तर काशी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपको यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि इसके पास ही सरताल है, ठीक है, तो इस बुग्याल के पास क्या है, सरताल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवरा यात्रा के समय किया जाने वाला नृत्य। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो देवरा यात्रा होती है इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसमें किया जाता है औसर नृत्य। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि योग विद्यापीठ को कब डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार लगा लो, एग्जाम में बन सकता है। तो जो पतंजलि योग विद्यापीठ है इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 2006 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। और दोस्तों आपको पूरी डेट याद रखनी है, तो याद रखना है 25 मार्च 2006, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटद्वार का प्रसिद्ध सिद्धबली हनुमान मंदिर किस नदी के तट पर है। तो दोस्तों काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है, जो कोटद्वार है वह खो नदी पर है, तो इसलिए जो सिद्धबली का मंदिर हो जाएगा ये भी खो नदी पर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया है। तो दोस्तों 2021 में जो अर्जुन पुरस्कार मिला था उसमें नामित किया गया था वंदना कटारिया को। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, एग्जाम में बन सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है हॉकी से, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का मध्यकालीन नाम क्या था। तो दोस्तों जो अल्मोड़ा का मध्यकालीन नाम था वह था राम क्षेत्र। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई का मंदिर कहाँ है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो सुई का मंदिर है यह है लोहा घाट में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद महेश्वर मंदिर किस शैली में बना है। तो दोस्तों जो मद महेश्वर मंदिर है यह पांडव शैली में बना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। और आपको इससे ध्यान में ये रखना है,
यह द्वितीय केदार है और यहाँ पर भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि जो इसकी शीतकालीन पूजा है वो कहाँ की जाती है, ऊखी मठ में। तो ये जो है एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूरी में बाटा घाटा कांड कब हुआ था। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो बाटा घाटा कांड हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मसूरी में। तो ये भी ध्यान में रखना है। और कब हुआ था, तो यह हुआ था 2 सितंबर 1994 को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। दोस्तों पूरी डेट याद रखनी है आपको, 2 सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य फल काफल का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा मायरिका एस्कुलेटा। तो यह जो है काफल का वैज्ञानिक नाम है। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घबला किस जनजाति का लोक देवता है। तो दोस्तों जो घबला है यह भोटिया जनजाति का लोक देवता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश में पैदल चलने वाली सेना के प्रमुख को कहा जाता था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि कत्यूरी राजवंश में जो पैदल चलने वाली जो सेना थी उसके प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो उसके प्रमुख को कहा जाता था गौलमिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा को बौद्ध शर्मण शत्रु के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों बौद्ध शर्मण शत्रु कहा जाता था भूदेव को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म का विरोध किया था और ये जो थे ललित शुरदेव के पुत्र थे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौरव राजवंश में राजा के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों जो पौरव वंश में राजा के लिए जो भोजन की व्यवस्था करता था उसे कहा जाता था सूपकारपति। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान में रखना है, स्टार लगा लो, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा गंगा के स्रोत का पता लगाने हेतु भेजे गए अन्वेषण दल को किस गढ़वाल शासक ने हरिद्वार में ही रोक लिया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए अपना एक दल भेजा था और इसको हरिद्वार में किस गढ़वाल शासक ने रोका था। तो यह रोका था सहजपाल ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है यह जो थे अकबर के समकालीन भी थे। तो ये क्वेश्चन भी आता है। और दोस्तों ये जो थे 42वें नंबर के पवार शासक थे। इनके बाद ही बलभद्र शाह गद्दी पर बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झलताल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो झलताल है यह चमोली में स्थित है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयकृत शाह द्वारा सिक्कों के आक्रमण से बचने के लिए कौन सा कर देना स्वीकार किया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो जयकृत शाह ने सिक्कों के आक्रमण से बचने के लिए एक कर दिए थे तो उस कर का नाम था राखी कर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ताकि वो हम पर आक्रमण ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटा कौथिक किस मंदिर में लगता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो नोटा कौथिक है वो किस मंदिर में लगता है। तो यह लगता है आदि बद्री मंदिर में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो आदि बद्री मंदिर है, आपसे एक पॉइंट इसमें ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में बन सकता है कि गुजरात और राजस्थान के सोलंकी मंदिर के जैसा कौन सा मंदिर है। तो यह है आदि बद्री मंदिर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ शासनकाल के दौरान मंडल के प्रमुख को क्या कहते थे। तो दोस्तों जो गढ़ शासनकाल के दौरान जो मंडल का प्रमुख था उसे कहते थे कमीन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है। तो यह है 936, बिल्कुल सही है। और दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है तो वह आपको देखना है 963। आपको ऐसे याद करना है 936 और 963। तो ये ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म कौन सा है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला धर्म है वह है जैन धर्म। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम साक्षरता वाला धर्म कौन सा है उत्तराखंड में, तो वह है मुस्लिम धर्म। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी तहसील सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कौन सी तहसील इसमें से मेल नहीं खा रही। तो पहला है पिथौरागढ़ का कनाली छीना, तो बिल्कुल सही है, पिथौरागढ़ में कनाली छीना तहसील है। नेक्स्ट है टिहरी घनसाली, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है देहरादून में विकास नगर, तो ये भी बिल्कुल सही है। परंतु जो आपको ऑप्शन डी दिख रहा होगा चमोली मोरी, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मोरी तहसील है यह उत्तरकाशी में है, तो आपको ध्यान में रखनी है। आजकल जो है मोरी काफ़ी चर्चा में है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार लगा लो, एग्जाम में बन सकता है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है अपनी जो कार्यों की रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, तो यह देता है राज्यपाल को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋजु का विलोम है। तो दोस्तों मैंने अपने चैनल पे 60 इंपॉर्टेंट विलोम शब्द बताए हैं जो उत्तराखंड के आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। तो जिन्होंने वह नहीं देखा प्लीज़ जाके ज़रूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों विलोम शब्द जानने के लिए सबसे पहले उनका अर्थ जानना जरूरी है। तो ऋजु का जो अर्थ होता है वह होता है सरल, तो इसका हो जाएगा सरल नहीं होगा, सीधा भी नहीं होगा, त्रिकोण भी नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा वक्र। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, उसका हमें सही अर्थ बताना है। तो पहला है अम्बुज अम्बुद, तो जो अम्बुज है यह कहा जाता है कमल को, और जो अम्बुद है यह कहा जाता है बादल को। तो ऑप्शन डी जो आपको दिख रहा है कमल और बादल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो इस वाक्य के लिए शब्द है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो बिल्कुल स्टार लगा लो। तो जिस स्त्री का पुत्र भी नहीं होता और पति भी नहीं होता उसे कहा जाता है अवीरा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कनक धतूरा, कनक के लिए दूसरा शब्द चुनिए। तो दोस्तों जो कनक है उसको धतूरा भी कहा जाता है, और जो कनक है उसको सोना भी कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अविकारी शब्द को चुनिए। तो दोस्तों जो अविकारी शब्द है उन्हें हम अवयव भी कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो अविकारी शब्द होते हैं यह लिंग, वचन और कारक के द्वारा परिवर्तित नहीं होते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूत के पांव पीछे के रचनाकार हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लो। तो इसके रचनाकार थे हरिशंकर परसाई, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द को आपको कैसे पहचानना है, जो निर्जीव वस्तु है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वाक्य बनाना है उससे, ठीक है। इसमें हम वाक्य बनाएंगे कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करनी चाहिए, तो इसमें जो है स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूहार्थक शब्द का चयन कीजिए जो इनमें से बेमेल है। तो दोस्तों जो नाव है, केवट और जहाज ये तीनों मेल खा रहे हैं, परंतु जो बेड़ा है यह इसमें मेल नहीं खा रहा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से किस वाक्य में भविष्य काल है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि किस में भविष्य काल है, तो आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो इसका जो हो जाएगा भविष्य काल में है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पर आ गया है, तो यह कौन सा कारक होगा, यह होगा अधिकरण कारक। जहाँ पर मैं और पर आएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पर होगा अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा वाक्य है, तो आपको यह बताना है। तो यहाँ पर जो है तथापि आ चुका है, तो यह जो है मिश्र वाक्य का संयोजक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आप उसको ऐसे ही पहचान सकते हो कि बहुत दुखी है, तो बहुत दुखी क्यों है, क्योंकि बहुत धनी है, तो ये जो वाक्य है इस पर डिपेंड हो रहा है, तो इसलिए इसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य बताइए। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो युद्ध लड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। युद्ध किया जा रहा है, ये भी गलत है। और युद्ध मनाया जा रहा है, ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, युद्ध हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निहार रश्मि नीरजा काव्य संग्रह के लेखक हैं। तो दोस्तों जो निहार है, रश्मि है
और नीरजा है, इसके जो लेखक हैं वो है महादेवी वर्मा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो दोस्तों जो कन्नड़ है वह द्रविड़ भाषा से संबंध है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है। तो दोस्तों जो तुलसीदास है उनकी भक्ति का स्वरूप है सगुण, बिल्कुल ध्यान में रखना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट, उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपको दिख रहा होगा कि सारंग 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 और सारंग दोस्तों 5 बार रिपीट हो चुका है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका अगर आप अर्थ समझोगे तो यहाँ पर जो शब्द है इनका अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर जो इसका अर्थ है वो है दीपक और इसका हो जाएगा स्त्री, ठीक है। तो इनका अर्थ अलग अलग है, तो जहाँ पर शब्द बार बार रिपीट होते हैं परंतु उनका अर्थ अलग होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों तत्सम शब्द बताना है आपको, तो इसमें से आपको दिख रहा होगा कि शकरा जो है वह तत्सम शब्द है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करें, इसमें से शुद्ध है तो हमको वह बताना है। तो दोस्तों जो आपको ऑप्शन ए है वो दिख रहा होगा जिस विशा, तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है और इसका जो मतलब होता है वो होता है जीने की चाह। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में बन सकता है। नेक्स्ट है गौ प्लस चरित की संधि है। तो दोस्तों जो गौ प्लस चरित है इसकी जो संधि होगी वो होगी ऑप्शन डी गौस चरित। नेक्स्ट है वह बहुत अच्छा लिखता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए, विशेषण शब्द बताना है। तो प्रविशेषण शब्द पहले किसे कहते हैं आपको यह पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण, और जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इस वाक्य में आपको दिख रहा होगा कि वह बहुत अच्छा लिखता है, दोस्तों लिखता है ये तो हो गई क्रिया, पर क्या है वह अच्छा लिखता है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो यह हो गया क्रिया विशेषण। और ये बोल रहा है कि बहुत अच्छा लिखता है, अच्छा तो लिखता है परंतु बहुत अच्छा लिखता है, तो ये जो है क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो इसलिए जो बहुत है यहाँ पर वह क्या हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको इस तरीके से ही करना है। नेक्स्ट है विधि की शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। तो दोस्तों जो विधि का शासन है यह लिया गया है ब्रिटेन से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार है यह राष्ट्रपति द्वारा ही निलंबित किए जा सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना। जो 1 वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का जो प्रस्ताव है सरकार किस विधेयक द्वारा करती है, तो यह करती है वित्त विधेयक द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों स्टार लगा लो, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह किया गया था अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है। तो दोस्तों भारत के लिए जो चुनौती पैदा नहीं करेगा इनमें से वो है समाजवाद, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एलिफेंट पर्वतमाला के नाम से किसे जाना जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लो, एग्जाम में बन सकता है। तो एलिफेंट पर्वतमाला कहा जाता है अन्नामलाई पहाड़ियाँ को, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 2 देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो 2 देशों के बीच अगर वस्तु विनिमय होती है तो उसे कहा जाता है द्विपक्षीय व्यापार, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और दूसरे से बार्टर भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एसबीआई पहले किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, एग्ज़ाम में बन सकता है। तो एसबीआई को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो वह था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, एग्जाम में बन सकता है कि जो भारतीय रेल बजट था उसको सामान्य बजट से कब अलग किया गया। तो यह किया गया था 1924 में। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास स्थल है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है वेल्ड। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुटुक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो चुटुक जल विद्युत परियोजना है यह है जम्मू कश्मीर में। तो बिल्कुल सही है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सही। दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होनी जरूरी है। तो दोस्तों जो ग्राम सभा की बैठक है वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो यह होनी चाहिए वर्ष में 4 बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, हर 3 माह में 1 बार होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग 1 साल में 4 बार होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है वर्तमान में 11 मौलिक अधिकार क्या हैं शामिल किए गए हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे और अब 86वें संशोधन 2002 द्वारा, दोस्तों ध्यान में रखना, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। तो ये जो है 11वां मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो, तो दोस्तों जो भारतीय संघ का राष्ट्रपति का जो अधिकार लिया गया है वह लिया गया ब्रिटेन से। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिल्कुल सही है, ब्रिटिश के राजा रानी के पास हैं। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। तो दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें राज्य मंत्री भी होते हैं, बिना विभाग के मंत्री भी होते हैं और कैबिनेट मंत्री तो होते ही हैं, परंतु उसमें जो है कैबिनेट सचिव नहीं होता है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है कि नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यह दिया गया था 74वां संविधान संशोधन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछेगा कि पंचायती राज्य संस्थानों को किस संशोधन के द्वारा दर्जा दिया गया था तो वह हो जाएगा 73। अगर पूछेगा कि नगरीय स्थानों को 74। बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा गया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा गया है। तो यह कहा गया है गंगा नदी को। ध्यान में रखना, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर कौन थे। तो दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट है, नीली और सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। जो नीली क्रांति है वह मत्स्य पालन से है और जो सफ़ेद क्रांति है वह डेयरी उद्योग से है। नेक्स्ट है, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि योजना अवकाश के रूप में कौन से वर्षों को मनाया गया था। तो यह था 1966 से 1969। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। तो दोस्तों जो मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है वह है 60 डेसिबल। इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है, 60 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो महमूद गजनवी ने जो अपना पहला आक्रमण किया था वो किस राज्य के विरुद्ध था। तो वह था हिंदू शाही ब्राह्मण शाही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कौन सा कार्यक्रम गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू हुआ था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कार्यक्रम गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू हुआ था। तो यह हुआ था 20 सूत्रीय कार्यक्रम। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हंटर आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। हंटर आयोग जो है वह लॉर्ड रिपन के काल में आया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत सदस्य नहीं है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत जो है सार्क का भी सदस्य है, UN का भी है और G20 का भी है, परंतु वह G8 का सदस्य नहीं है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि किसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2 सितंबर 1946 में गठित
कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद प्रदान किया गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेहरू को जो 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की जो अंतिम सरकार थी उसमें कौन सा पद मिला था, तो उन्हें मिला था उपाध्यक्ष का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। दोस्तों प्रधानमंत्री मत कर देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वह कमांड जो एक फाइल की सामग्री को दूसरे में विलीन कर देता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है अपेंड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। हिंदी में इसे कहा जाता है संलग्न। ठीक है, तो जो क्या करता है, एक फाइल की सामग्री को दूसरे में विलीन कर देता है, उसमें मिला देता है। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको ध्यान में देखना है। रमेश और मोहन का स्थान 40 बच्चों की एक कक्षा में ऊपर से क्रमशः 12वां और 16वां है। मतलब रमेश का 12वां है और मोहन का 16वां है, ऊपर से नीचे। तो नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जो एक कक्षा में 40 बच्चे हैं, ठीक है, तो ऊपर से क्रमशः 12वां और 16वां स्थान है रमेश और मोहन का। तो दोस्तों आपने देखा होगा पहले भी स्कूलों में रजिस्टर होते थे, तो वहाँ पर जो होते थे सबके रोल नंबर होते थे। तो पहला रोल नंबर, दूसरा, तीसरा, ऐसे रोल नंबर सबके होते थे ऊपर से नीचे तक। तो जो 12वां है, आप इस 12वें को क्या मानो, रमेश। ठीक है, और जो 16वां है, 16वां उसने बता रखा है कि वह है मोहन। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है। तो ऊपर से तो 12वें नंबर पे क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा, और 16वें नंबर पे मोहन हो जाएगा। परंतु वो पूछ रहा है कि नीचे से, अगर हम नीचे से काउंट करेंगे, लास्ट से काउंट करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ से इसका स्थान, मोहन का स्थान कौन सा होगा और रमेश का स्थान कौन सा होगा, तो हमको वो बताना है। तो दोस्तों इसे आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला कि आप यहाँ से नीचे से काउंट कर लो कि 1 2 3 4, और यहाँ पर देखो कौन से स्थान पे आता है, और ये जो रमेश है कौन से स्थान पे आता है। और दूसरा तरीका ये है कि दोस्तों यहाँ पर जो है टोटल कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, और जो रमेश है वो कौन से स्थान पे है, 12वें स्थान पे है। तो जो 11 बच्चों को पहले उसमें माइनस कर दो। तो 40 में से अगर 11 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, तो यह बचेगा 29। तो इसका मतलब जो है रमेश है वह 29वें स्थान पे है। ठीक है, और अगर आप जो है मोहन का निकालोगे तो मोहन कितने बच्चे हैं टोटल, यहाँ पर 40 बच्चे हैं, और मोहन कौन से स्थान पे है, 16वें स्थान पे है। तो उससे पहले कितने होंगे, 15 होंगे। तो 15 को उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 15 को माइनस कर दोगे तो वहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, तो मोहन जो है 25वें स्थान पर है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हो, 40 नंबर लिखना और नीचे से काउंट करना, तो आपको इनके जो है वह क्रमांक आ जाएंगे आराम से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 29वां और 25वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यदि 64 + 53 = 4, 86 + 42 = 4, तो 83 + 72 क्या होगा। तो आपसे ये पूछा गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से होगा, आपको ध्यान से वीडियो देखनी है। तो दोस्तों जो पहला है 64 और 53 को अगर जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 4 दिख रहा है, मतलब बहुत छोटी संख्या आ रही है। तो आपको ये कैसे करना है, तो इसमें देखो आपको 6 और 4 दिख रहा होगा, तो 6 4 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, 2 आएगा। और जो 5 3 है, 5 3 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इन 2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो 4 ही तो आ रहा है यहाँ पर। वैसे ही आपको नेक्स्ट का भी करना है कि 8 और 6, 8 6 में कितना आएगा, वहाँ पर आएगा 2, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 ही आएगा, और इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर 4 आ रहा है। और जो नेक्स्ट में वैसे ही करना है कि 8 और 3 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 7 और 2 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 5। ठीक है, और इनको हमें करना है ऐड, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। आपको ऐसे ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। हमको टोटल 2500 प्रश्न करने हैं आपके पुलिस कांस्टेबल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीए का पूरा नाम है। तो दोस्तों एमसीए का पूरा नाम होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा लीप वर्ष है हमें बताना है। तो लीप वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष वह होते हैं जिसमें 366 दिन होते हैं, वर्ष में जिसमें 366 दिन होते हैं, क्योंकि उस समय जो है फरवरी वह 29 की होती है। ठीक है, तो एक दिन बढ़ जाता है, वैसे तो नॉर्मली 28 दिन की होती है, परंतु यहाँ पर एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए जो है लीप वर्ष 366 दिन के होते हैं, तो उन्हें ही लीप वर्ष कहते हैं। तो दोस्तों लीप वर्ष पहचानने का तरीका यही है कि उसको
वर्ष को 4 से डिवाइड कर दो। अगर वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो वह लीप वर्ष है। तो दोस्तों जो 1997 है यह 4 से डिवाइड नहीं होगा, और जो 1982 है ये भी नहीं होगा, और जो 1970 है ये भी नहीं होगा, परंतु जो 1972 है यह 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए यह लीप ईयर है। तो आपको ऐसे ही लीप ईयर पहचानने हैं, उसको 4 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का रूप है। तो दोस्तों HTTP का फुल फॉर्म बताना है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। दोस्तों जो फुल फॉर्म है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं कंप्यूटर में, तो आपको सारे फुल फॉर्म याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। तो दोस्तों जो विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था वह छोड़ा था सोवियत संघ द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। तो दोस्तों जो परिनिर्वाण का अर्थ होता है कि उन्होंने अपना शरीर कहाँ त्यागा था। तो जो वर्धमान महावीर थे इन्होंने अपना शरीर त्यागा था पावापुरी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों आपको इससे यही ध्यान रखना है कि जो पावापुरी है वह बिहार में, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुका है कि जो पावापुरी है वह वर्तमान में कहाँ पर है। तो स्टार लगा लो, बिल्कुल एग्ज़ाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था। तो दोस्तों दिल्ली का जो पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान था वह था इल्तुतमिश। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले जो सल्तनत काल में दिल्ली राजधानी ले गया था वह था इल्तुतमिश, तो वही पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पालसी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि पालसी का युद्ध जो है वह 1757 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, वह हुआ था अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में बनता है। तो उस समय जो बंगाल के नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। और यही जो थे अंतिम स्वतंत्र नवाब थे, ठीक है, बंगाल के। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार लगा लो, एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है। तो सेना भर्ती अधिनियम जो हुआ था वह हुआ था 1856 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और किसने किया था ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह जो काल था वह था लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लॉर्ड कैनिंग का काल था और इन्होंने ही जो है सेना भर्ती अधिनियम लागू किया था। नेक्स्ट है, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पूछा गया है आपको ये ध्यान में रखना है। तो यह जो नेता थे वह थे कांग्रेस पार्टी के। तो कुछ मेरा दोस्त बोलेंगे कि ये बाल पाल तथा लाल क्या उनसे नेता हैं, इनका नाम तो हमने कभी सुना नहीं। तो दोस्तों जो बाल है, बाल का जो होता है उसका मतलब है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये इनका नाम था, इनको ऐसा बोला जाता था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। और जो पाल है इनका नाम है बिपिन चंद्र पाल, और जो लाल है इनका नाम है लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यह जो थे सब कांग्रेस पार्टी के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। दोस्तों काफ़ी चर्चा में रहता, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। दोस्तों आपको ईयर याद रखना है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो यहाँ पर भारत ने सिर्फ एक स्वर्ण पदक जीता था, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और किसने जिताया था, ये जीता था नीरज चोपड़ा ने, जो काफ़ी चर्चा में रहे थे, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि 2024 में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा तो यह किया जाएगा पेरिस में। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो हमने इस प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किए। ये प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल एग्ज़ाम पेपर की तरह था। तो दोस्तों आपका स्कोर इसमें कितना रहा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ज़रूर बताएं। और ऐसे ही आपके पुलिस कांस्टेबल तक 25 प्रैक्टिस सेट आएंगे। ठीक है, तो 25 प्रैक्टिस सेट में हम 2500 प्रश्नों को डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे। तो इससे जो है आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्ट बनेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।